दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार बाल विकास में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को हम लोग थ्योरी के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, जिससे बाल विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो और सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ सकें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 बाल विकास। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध, यानी विकास की अवधारणा क्या होती है और इसमें अधिगम का संबंध क्या होता है, इस बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले ये परिभाषा है विकास, यानी विकास क्या होता है, और या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। विकास या डेवलपमेंट, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है, परंतु सभी प्रकार का विकास जीवन पर्यंत नहीं चलता है। जैसे शारीरिक विकास जो होता है एक निश्चित समय पर रुक जाता है, यानी इसका कहने का मतलब है विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन जो है विकास गर्भधारण से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जो है क्या होता है सभी प्रकार का विकास जो है जीवन पर्यंत नहीं चलता। कौन कौन से विकास जीवन पर्यंत नहीं चलते हैं, एक एग्जाम्पल में दिया गया है। जैसे शारीरिक विकास जो होता है एक निश्चित समय पर रुक जाता है। आप देखे होंगे दोस्तों, खुद ही अनुभव किए होंगे, जब बच्चे छोटे होते हैं उसके बाद 20-22 तक की उम्र तक जाते जाते उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, यानी उसकी लंबाई की वृद्धि होने से रुक जाती है और उनका मानसिक विकास चलता रहता है। तो उसके बाद अगला है विकास जो है जीवन में, विकास एक जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है, जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चा जो बचपन में होता है कुछ दूसरी प्रकार से सीखता है, फिर उसके बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था में उसका सीखने या अधिगम का विस्तार जो है परिवर्तन होता रहता है। छोटा बच्चा होता है छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है और उसके बाद जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके सीखने का विस्तार भी बड़ा होता या अधिक होती चली जाती है। तो इसमें कहा गया है मानव विकास का जो गति होती है, मानव विकास की गति में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है, यानी मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से कब तक मानी जाती है, गर्भावस्था जो है जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था मानी जाती है, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है या पेट में रहता है तो जितने समय तक वो पेट में पलता रहता है तो उसको बोलते हैं गर्भावस्था। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शैशवावस्था बोलते हैं। तो शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद बाल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है, बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद वयस्कावस्था होती है जो 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसको हम क्या कौन सी अवस्था बोलते हैं, इसको वयस्कावस्था बोलते हैं। परंतु हम बाल विकास में जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, जो अभी आपको एक पॉइंट में लिखा गया है। तो इसमें देखिए किंतु जो है बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था तक का हम अध्ययन करते हैं। कहाँ, ये किंतु बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है
मानव का विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन में आया है। मानव का विकास जो होता है कैसा होता है। ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया था मात्रात्मक होता है, दूसरे ऑप्शन में दिया था गुणात्मक होता है, तीसरे ऑप्शन में दिया था मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, चौथे ऑप्शन में दिया था इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विकास जो होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। जिस ऑप्शन में ये दोनों वर्ड रहेंगे उसी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे तो 100% हमारा सवाल सही रहेगा। उसके बाद विकास जो है लचीला होता है। लचीला होता है यानी विभिन्न आयु स्तरों पर ये परिवर्तन देखने को इसमें मिलता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विकास लचीला होता है। उसके बाद अधिगम। अधिगम क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में लर्निंग भी बोलते हैं। अधिगम होता क्या है, अनुभव या अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। अधिगम जो होता है या तो अनुभव के द्वारा होता है या तो अभ्यास के द्वारा। जो अस्थायी परिवर्तन होता है मनुष्य या बालक के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद आरंभ हो जाती है। यानी अधिगम की प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अधिगम की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है। तो अधिगम की प्रक्रिया जो है जन्म के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। जन्म जैसे ही बालक जन्म लेता है और वो क्राइंग करता है, रोने स्टार्ट कर देता है, वहीं से ही उसकी अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसमें अधिगम की प्रक्रिया बालक का कब से शुरू हो जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया जो है, फिर अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है अब उसकी मृत्यु तक जो होती है अधिगम की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसके बाद अगला है जो बालक का विकास होता है उसमें अधिगम किस किस अवस्था में कैसे कैसे अधिगम होता है, इसके बारे में पॉइंट दिए गए हैं। ये पॉइंट जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बाल विकास के जो वैकल्पिक क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आपको 100% बहुत ही सहयोग करेंगे। तो शैशव अवस्था में विकास एवं अधिगम कैसा होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, ये 5-6 पॉइंट में दिए गए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है, शैशवावस्था में जो है शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद यह अवस्था सीखने में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था जो है, शैशवावस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इसे और क्या कहा जाता है, इसे जो है दोस्तों नींव भी कहा जाता है, नींव की अवस्था भी कहा जाता है। यानी बच्चे का जो होता है नींव, जैसे मकान बनाने का जो नींव होती है, सबसे पहली सीढ़ी जो होती है उसकी नींव होती है, उसी प्रकार जो शैशवावस्था होती है मनुष्य के जीवन इसी शैशवावस्था के द्वारा ही निर्धारण होता है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसे नींव की अवस्था भी कहा जाता है। किस अवस्था को नींव की अवस्था कहा जाता है, तो शैशवावस्था को मनुष्य की नींव की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट में है शैशवावस्था में बालक जो है अनुकरण द्वारा सीखते हैं। यानी देख कर, सुनकर, देख कर, अधिकतर लोग जो इसमें शैशवावस्था में बालक होते हैं अपने से बड़ों का जो है अनुकरण करके सीखते हैं। उसके बाद अगला और लास्ट पॉइंट में दिया गया है भाषा विकास जो है, भाषा विकास की सर्वोत्तम अवस्था होती है। ये जो है शैशवावस्था जो होती है भाषा विकास की सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी अवस्था होती है। इसी अवस्था में जो है बालक के भाषा का विकास होता है। फिर उसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में जन्म से प्रारंभ हो जाती है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है, तो जन्म से शुरू हो जाती है। और इसी किस अवस्था में होती, जो होती है शैशवावस्था में शुरू हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण का आरंभ इसी अवस्था में होना चाहिए। किनके अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण का जो कार्य होता है इसी अवस्था में शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कैसे कैसे विकास होते हैं, अधिगम का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बाल्यावस्था में विकास
एवं अधिगम। बाल्यावस्था में जो है, बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। ये भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद अगले पॉइंट में है, इस अवस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। किस अवस्था में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है? तो ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो होता है चिंतन और तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट में दोस्तों, शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। किस अवस्था में? जिससे पहले जो अवस्था पढ़े थे, शैशवावस्था में जो है सीखने की गति जो होती है बहुत तीव्र होती है, परंतु क्या होता है, ये बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। यानी शैशवावस्था में सीखने की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है, और बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। किसकी अपेक्षाकृत? शैशवावस्था की अपेक्षाकृत जो सीखने की गति होती है वो धीमी हो जाती है। परंतु या लेकिन सीखने का जो होता है, सीखने का क्षेत्र जो है व्यापक हो जाता है। यानी जब शैशवावस्था में बालक रहता है तो उसको सीखने की गति तो तीव्र होती है, लेकिन उसको जो होता है क्षेत्र उसका सीमित रहता है। यानी छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा विस्तार से कोई भी चीज़ों को नहीं समझ पाता या तर्क शक्ति नहीं कर पाता। लेकिन जो बाल्यावस्था में जब बालक आ जाते हैं तो शैशवावस्था की अपेक्षाकृत जो सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन सीखने का जब विस्तार होता है, यानी तर्क शक्ति या किसी भी चीज़ का विस्तार होता है, वो बहुत क्षेत्र जो है उसका व्यापक हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा सोचने समझने की उसके पास क्षमता आ जाती है शैशवावस्था की अपेक्षा। उसके बाद इसकी अगली अवस्था होती है किशोरावस्था। अब दोस्तों किशोरावस्था में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होता है, और किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है, इसके बारे में देखते हैं। तो किशोरावस्था में जो होता है में अधिगम का विस्तार कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है? किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद यह अवस्था जो होती है बहुत कठिन अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था बहुत कठिन अवस्था मानी जाती है? तो ये किशोरावस्था होती है जो बहुत ही कठिन अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। यानी बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होने लगता है, इसीलिए ये बहुत ही कठिन अवस्था मानी जाती है। और इस अवस्था को जो है दोस्तों तूफानी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी अवस्था को तूफानी अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो यह है किशोरावस्था को जो है तूफानी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप किशोरावस्था के बालक को, जो किशोरावस्था से गुजर रहा होता है, इस बालक को अगर ये कहेगा यही सही है तो वो किसी को मानने के लिए कोई भी चीज़ तैयार नहीं होता है। बहुत ये जिद्दी अवस्था होती है, इसीलिए इसको कौन सी अवस्था कहा जाता है? तूफानी अवस्था कहा जाता है। उसके बाद नोट पॉइंट में दिया गया है दोस्तों, ये नोट पॉइंट आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए इन सभी पॉइंटों को अलग करके हम लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को लर्न करने में ज़्यादा समस्या ना उत्पन्न हो। तो नोट पॉइंट में लिखा गया है संवेगात्मक विकास जो है लड़कियों में अधिक होता है। यानी बच्चे और बच्चियाँ में जो है बच्चों की अपेक्षा लड़कों की अपेक्षा जो है संवेगात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है। यानी कोई भी चीज़ आप जैसे घर में कोई डांट पड़ी तो तुरंत रोना स्टार्ट कर देंगे, यानी संवेगात्मक विकास जो है बच्चियों का सबसे अधिक होता है। उसके बाद किशोरावस्था में लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होता है। यानी किशोरावस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास जो है लड़कों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से होता है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में जो होता है क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो अपने हमजोली के लड़कों का हम अपने दोस्तों के साथ रहना उठना बैठना खाना पीना पसंद करने लगते हैं, और स्कूल जाते भी हैं तो वो साथ साथ जाते हैं, इसीलिए इनको गैंग एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को कौन सी एज कहा जाता है? इसको गैंग एज भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है। ठीक, बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है, परंतु
प्राथमिक भूमिका जो होती है वो परिवार की होती है। सबसे पहली भूमिका परिवार की होती है और उससे पहली भूमिका यदि कहा जाएगा तो माँ की होती है। तो बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है समाज की तो होती है, लेकिन जो होता है परंतु प्राथमिक भूमिका यानी सबसे पहली भूमिका परिवार की होती है। अब इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, बालक की प्राथमिक भूमिका, बालक के विकास में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है, तो वो परिवार की होती है। उसके बाद सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, समाज की। जिस समाज में वो पलता फूसता है, बड़ा होता है, वो उसी का अनुकरण करता है। तो बालक के विकास में जो है समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है और प्राथमिक भूमिका किसकी होती है, वो प्राथमिक भूमिका होती है परिवार की। उसके बाद अगले पॉइंट में दोस्तों लिखा गया है बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास आदि सभी आ जाते हैं। यानी किस चीज़ में, बाल विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें शारीरिक विकास भी आ जाता है, सामाजिक विकास भी आ जाता है, मानसिक विकास भी आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास भी आ जाता है, व्यक्तित्व विकास भी आ जाता है और भाषा विकास भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत इन सभी विकासों का अध्ययन हम लोग बारी बारी से करते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों यहीं तक था। अब अगला चैप्टर दूसरा हम कल की वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों ये जो सीटेट चैप्टर नंबर 1 का जो हम कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे, पॉइंट थे, निकल के आए हैं, उनको हम ये एक ही क्लास में कवर किए हुए हैं। अगली क्लास जो होगी वो दूसरी क्लास और दूसरे चैप्टर की होगी। तो दोस्तों इस सारे पॉइंटों को आप पेपर कॉपी में नोट कर सकते हैं और आप इसको समझ कर लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको जो क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सभी पॉइंटों को ध्यान में रखकर उन बहुविकल्पी क्वेश्चनों में हम लोग आंसर करेंगे तो 100% हमारा सवाल सही होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स टू ऑल।